जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इंशाअल्लाह ताला अभी जो हम शुरू करने लगे हैं वो है जी आपका अकाउंटिंग का एमसीक्यूज़ टाइप है स्टूडेंट्स। तो आइए अकाउंटिंग का जो एमसीक्यूज़ टाइप बीकॉम पार्ट 1 की जो अकाउंटिंग है उसका जो एमसीक्यूज़ टाइप पेपर है उसे अभी हम शुरू करते हैं। तकरीबन 50 क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स। जब आप गौर से इन वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आपका एक व्यू बनेगा, एक आपका आइडिया बनेगा, एक जनरेट होगा ख्याल कि हाँ इस तरह से ये पूछ सकता है। बीकॉम पार्ट 1 की किसी भी यूनिवर्सिटी का जो अकाउंटिंग का एमसीक्यूज़ टाइप पेपर है वो कुछ इस तरह से होगा। आइए एमसीक्यूज़ नंबर 1 कहता है, इन विच ईयर वाज द लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट पास्ड। लिमिटेड लाइबिलिटी यानी महदूद ज़िम्मेदारी का जो कानून है ये कब पास हुआ? तो ये 1855 को पास हुआ था। देखें बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए 2 पर चलते हैं। कहता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। बेसिकली स्टूडेंट्स ये ना रेशो है, ये जो रिटर्न होता है ये नेट प्रॉफिट से निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट से नहीं निकलता। रिटर्न कहते ही नेट प्रॉफिट को हैं। इन्वेस्टमेंट होती है जितना पैसा हमने लगाया होता है यानी जितने एसेट्स लगाए होते हैं। तो लिहाजा ये आ गया इसका फार्मूला, नेट प्रॉफिट ओवर टोटल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ये इसका फार्मूला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो का फार्मूला। अब एमसीक्यूज नंबर 3 है स्टूडेंट्स, विच अकाउंट इज़ नॉट अ लाइबिलिटी अकाउंट। कहता है कौन सा अकाउंट जो है वो लाइबिलिटी अकाउंट नहीं है। तो अकाउंट्स पेएबल लाइबिलिटी है, अक्रूड एक्सपेंसेस भी लाइबिलिटी है, नोट्स पेएबल भी लाइबिलिटी है, कैश हमारा लाइबिलिटी नहीं बल्कि एसेट है। तो कैश हमारा जवाब है। स्टूडेंट्स आगे देखिए 4 पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लाइबिलिटी। अब हमने ये बताना है कौन सी लाइबिलिटी नहीं है। अक्रूड अकाउंटिंग फीस लाइबिलिटी है, हायर परचेज क्रेडिटर लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी लाइबिलिटी है, डेप्रिसिएशन लाइबिलिटी नहीं, ये एक्सपेंस होता है। तो ये जवाब है डी। इसी तरह स्टूडेंट्स देखें, सोच समझ के आपने लगाना है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको मैंने बताया है कि बाकायदा ऑनलाइन क्लासेस हमारी जारी हैं। पाकिस्तान के किसी शहर से किसी यूनिवर्सिटी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप उन क्लासेस का हिस्सा बने, घर बैठ के आप तालीम हासिल करें। आपको 100% वही मुकम्मल फीलिंग आएगी जितनी कि फ़िज़िकल क्लास में फ़ेस टू फेस क्लास में होती है, और 100% हर चीज़ की समझ आएगी। दैट्स माई गारंटी टू यू। आइए MCQs नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्रेडिट बैलेंस। कहता है इसमें से कौन सा क्रेडिट बैलेंस नहीं है। तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ये क्रेडिट बैलेंस है, सेल्स इनकम ये भी क्रेडिट होता है, इंटरेस्ट पेड ये डेबिट बैलेंस होता है। तो ये जवाब है इंटरेस्ट रिसीव्ड भी क्रेडिट होता है। अब उसके बाद देखिए 6 वाला, सेल्स एक्सपेंडिचर बजट इज प्रिपेयरिंग बाय एस्टिमेटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ। कहता है सेल्स के खर्चों का बजट किसको देख के बनाया जाता है? तो जिस पर सेल बेस करती है उसी के मुताबिक जो खर्चे होंगे उन्हीं को देख कर हम बजट बनाएंगे ना। फर्ज करें हमने बर्थडे करनी है तो हम बर्थडे के ऊपर देखेंगे खर्चे कितने आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब उन खर्चों के हिसाब से ही हम उसका जो है ना बजट बनाएंगे। तो यहाँ सेल्स की बात की गई है। एडवर्टाइजमेंट ये भी सेल्स से लिंक करती है, ये भी सेल्स का खर्चा है। मार्केटिंग एनालिसिस करनी है ये भी सेल्स का खर्चा है, मार्केटिंग करते ही बेचने के लिए। सेल्समैन सैलरी यार ये सारे तीनों सेल्स के खर्चे हैं। तो इन तीनों को देख के ही हम बजट बनाएंगे। तो आ जाएगा सवाल का जवाब हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी इन तीनों को जहन में रख के ही बजट बनाएंगे। आगे है 7 पे, विच ऑफ देयर इज़ नॉट इंक्लूडेड एज अ सेपरेट आइटम इन द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। कहता है कौन सी ऐसी चीज़ है जो अकाउंटिंग इक्वेशन में अलग से रिकॉर्ड नहीं होती? तो वो रेवेन्यू है। रेवेन्यू का कोई अकाउंट नहीं बनता। रेवेन्यू जो होता है, जो आमदनियाँ होती हैं उसका अकाउंट नहीं बनता। एसेट्स का भी अकाउंट बनता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, लाइबिलिटी का भी बनता है, और शेयर कैपिटल का भी। स्टॉक होल्डर इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल, कैपिटल का भी बनता है। किसका नहीं बनता? रेवेन्यू का नहीं बनता। तो रेवेन्यू हमारा आंसर है। कहता है बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ। कहता है बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है किस चीज़ की? एसेट्स की। बिल्कुल जी, बैलेंस शीट में एसेट्स आते हैं। लाइबिलिटीज़ की, बिल्कुल लाइबिलिटीज़ भी आती हैं। कैपिटल, बिल्कुल लाइबिलिटी कैपिटल भी आता है। तो ऑल ऑफ द अबव जवाब हो गया। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस शीट इक्वेशन इज रॉन्ग। बताना है कि कौन सी बैलेंस शीट इक्वेशन जो है वो गलत है। कौन सी बैलेंस शीट इक्वेशन गलत है? एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। नहीं, ये नहीं होता। ठीक है, ये गलत है, यही गलत है, लेकिन मैं अगले भी पढ़ूंगा।
एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को लेस कर दे तो कैपिटल आ जाता है, बिल्कुल ये भी दुरुस्त है। एसेट्स में से कैपिटल को लेस करें तो लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं, ये भी दुरुस्त है। लाइबिलिटीज़ और कैपिटल एक तरफ हो जाएं तो एसेट्स एक तरफ हो, ये भी दुरुस्त है। तो ये 3 दुरुस्त थे, तो ये गलत था पहला, एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू कैपिटल, ये नहीं होता। उसके बाद आ जाएँ जी 10 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स बुक्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड इन अ कैश बिजनेस। कहता है कौन सा सोर्स बुक है जो कि कैश बुक बिजनेस में रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, तो बैंक अकाउंट, बिल्कुल जी ये तो कैश बुक बिजनेस में आता है, पैटी कैश भी कैश बुक में आता है, और नॉर्मल नॉमिनल लेजर्स ये भी कैश बुक में आते हैं। यानी कि नॉमिनल लेजर्स होते हैं ये जो डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट होते हैं, तो इनमें भी पैसों का लेन देन तो होता है। सेल्स लेजर जो है ना, इसमें कैश का लेन देन नहीं होता, ये मोस्टली क्रेडिट वाली आइटम है। तो ये पहला पेज जो कि 10 MCQs पर मुश्तमिल था, ये मैंने समझाया भी और सॉल्व भी किया है। कॉन्सेप्ट नहीं है, परेशान नहीं होना, आप बस पैटर्न और फॉर्मेट को देखें, बात को समझ के जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपका गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं पेज नंबर 2 पे पेपर के, ये MCQs नंबर 11 है। अ हायर इन्वेंट्री रेशो इंडिकेट्स, कहता है जो इन्वेंट्री की रेशो होती है, स्टॉक अगर बहुत ज़्यादा हो तो इसका मतलब क्या होता है, बेटर, यानी कि स्टॉक की जो कन्वर्जन, स्टॉक के बिकने की, सेल्स के होने की जो ज़्यादा रेशो है वो क्या शो करती है, बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, क्विक टर्नओवर, यानी कि तेज़ माल बिक रहा है, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट बड़ी अच्छी, यानी माल का बड़े अच्छे तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल ये दोनों इसको हाई फाई इंडिकेट करती हैं, बोथ ए एंड बी, यही आंसर है, नन ऑफ द अबव आंसर नहीं है तो आंसर है ये दोनों ही बेहतर होती हैं, तो फिर इन्वेंट्री रेशो हमारी हायर हो जाती है। यानी एक तो हम क्विकर टर्नओवर, मतलब हम तेज़ तरीन तरीके से माल को बेच देते हैं, दूसरा हमारा स्टॉक का हम बड़ा ख्याल रखते हैं कि किस वक्त आएगा किस वक्त जाएगा, तो ये दोनों ही इसकी रीज़न है, तो सी हमारा जवाब दुरुस्त हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं जी आगे, द फॉलोइंग इज आर द करंट लाइबिलिटीज लाइज, कहता है इनमें से कौन कौन सी करंट लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल बिल्कुल करंट लाइबिलिटी है, याद रख लीजिएगा करंट लाइबिलिटी वो होती है जिसको हमने साल के अंदर अंदर पे कर देना होता है, तो करंट लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी है। ऑल ऑफ द अबव, तो ये ऑल ऑफ द अबव ये सारी की सारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं जी, जो साल के अंदर अंदर अदा हो जाती हैं। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन ऑन, कहता है अकाउंटिंग जो है वो मालूमात मुहैया करती है, किसकी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर्स की, बिल्कुल कॉस्ट की भी और इनकम की भी मालूमात हमें अकाउंटिंग से मिलती है। कंपनी टैक्स लाइबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, बिल्कुल ठीक है, कहता है कंपनी का टैक्स कितना लगेगा, कितनी लाइबिलिटी है उसके ऊपर, ये भी अकाउंटिंग की ही सही मालूमात होती है। फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और जो भी इदारा होता है उसकी जो माली हालत है वो भी उधर से ज़ाहिर होती है, ये भी ऑल ऑफ द अबव जो अब आ जाएगा। फिर उसके बाद जी आगे चलते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी फाउंड ऑन अ स्टैंडर्डाइज्ड इनकम स्टेटमेंट, कहता है दर्ज में से कौन सी चीज़ स्टैंडर्डाइज यानी इनकम स्टेटमेंट में नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल्स तो इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा है। अमाउंट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी इनकम स्टेटमेंट में आती है, रिटर्न ऑफ है ना, हमारी इन्वेस्टमेंट खर्च हुई है तो खर्चा इनकम स्टेटमेंट में आता है। टैक्स ऑन इनकम और एन ऑर्डिनरी एक्टिविटी, कहते हैं टैक्स ऑन इनकम जो है ये भी हमारा आता है, क्यों नहीं आता, ये भी हमारा इनकम स्टेटमेंट की लाइबिलिटी है। प्रोविजन फॉर लाइबिलिटीज़, ये जो प्रोविजन रिजर्व्स रखे होते हैं ना, ये हमारा इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता, ये हमारा बैलेंस शीट में आता है, तो डी करेक्ट होगा। अब उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स, द लॉन्ग टर्म एसेट्स दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट आर राइट्स हैव वैल्यू इज नोन एज, कहता है कोई भी ऐसा एसेट जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, यानी वो जो दिखे ना, जो दिखता नहीं है, सिर्फ महसूस किया जाता है, उसे इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। ना फिक्स्ड कहते हैं, ना करंट कहते हैं, ना इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। 16वां है जी स्टूडेंट्स, द एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड, कहता है वो असासा जिसको हम एक मुख्तसर पीरियड के अंदर अंदर हम किस में कन्वर्ट करते हैं, कैश में, उसे हम करंट एसेट्स कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, जवाब यही है। फिर उसके बाद आ जाएँ पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स, ये एग्जांपल्स हैं इंटेंजिबल एसेट्स की। पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया और ट्रेडमार्क हो गया, ये इंटेंजिबल एसेट्स की एग्जांपल्स हैं। तो ये देखें मैंने क्लिक कर दिया। लिक्विड और क्विक एसेट्स इज इक्वल टू, लिक्विड और क्विक एसेट्स होती हैं करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस वर्क इन प्रोग्रेस या प्रीपेड इंश्योरेंस, तो पहला ही जो है ना दुरुस्त है, तो इसलिए मैं ए पर जाऊंगा। तो ये आगे चलते हैं, द लायबिलिटीज दैट आर पेएबल इन मोर देन अ ईयर एंड नॉट टू बी लिक्विडिटी फ्रॉम द करंट एसेट्स, तो ये हमारा जो है फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ होंगी, जो कि फिक्स लाइबिलिटीज़ होती हैं जो एक साल के से ज़्यादा अरसे में हमने अदा करनी होती हैं। द डेट्स विच आर टू बी रीपेड विद अ शॉर्ट पीरियड, उन्हें करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं। वो कर्जे जो हमने मुख्तसर अरसे में अदा कर देने होते हैं उन्हें हम करंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। तो ये 20 हमारे कंप्लीट हो गए हैं स्टूडेंट्स। आइए पेज नंबर 3 पर चलते हैं।
ठीक है, तो 21वें पर आ जाएं। द फॉलोइंग इज सेल्स नोन एज एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी रेशो, डेट इक्विटी रेशो, जिसमें हम इंटरनल इक्विटी भी लाते हैं, इंटरनल डेट्स भी देखते हैं और एक्सटर्नल डेट्स भी देखते हैं, उसे डेट इक्विटी रेशो कहते हैं। बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड एनुअली, सालाना बैलेंस शीट हमेशा साल बाद तैयार होती है, ये डेली वीकली या मंथली नहीं तैयार होती। रियल अकाउंट्स रिकॉर्ड्स डीलिंग इन कमोडिटीज़, जो हम माल तिजारत का लेन देन करते हैं, डेटर्स और क्रेडिटर्स उनके अंदर आते हैं। रियल अकाउंट्स होते ही डेटर क्रेडिटर्स हैं, और ये जब माल का लेन देन करते हैं उसके अंदर ये जनरेट होते हैं। एसेट्स अकाउंट्स व्हाट टाइप ऑफ बैलेंस, कहता है जो एसेट्स होते हैं उनका बैलेंस आमतौर पर डेबिट होता है, यानी कि एसेट्स हमारी फेवर में होते हैं ना, तो इनका बैलेंस डेबिट होता है, ये एसेट्स होते हैं। कंट्रा एसेट्स जो हमारी फेवर में नहीं होते, यानी डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेट्स हो गया, इनको कंट्रा एसेट्स कहा जाता है, तो ये क्रेडिट होते हैं, चूँकि ये एसेट्स में से लेस होते हैं इसलिए क्रेडिट बैलेंस होता है इनका, ये क्रेडिट होते हैं। फिर उसके बाद 26वां है जी, द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रेवेन्यू, कहता है ये जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है, यानी उधार की अकाउंटिंग इसको हम कहते हैं। कहता है इसमें रेवेन्यू किसे कहते हैं, जब कमा लिया जाता है, चाहे वसूल किया जाए या ना किया जाए, जब कोई रेवेन्यू कोई आमदनी हम कमा लेते हैं, अर्न कर लेते हैं, तो वो हमारी इनकम होती है, चाहे वो अभी पैसा वसूल हुआ हो या ना हुआ हो, उसको एक्रूअल बेसिस में अर्नड रेवेन्यू कहते हैं। फिर उसके बाद आ गया विच अकाउंट इंक्रीजेज इक्विटी, कहता है किस अकाउंट की वजह से जो हमारा कैपिटल होता है वो बढ़ता है। एक्सपेंस की वजह से तो कम होता है, विदड्रॉल्स ये ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स की वजह से भी कम होता है, ट्रेजरी स्टॉक स्टॉक की वजह से भी ये कम होता है, ठीक है, रेवेन्यू की वजह से बढ़ता है, किसकी वजह से, रेवेन्यू की वजह से बढ़ता है। तो ये सारे के सारे दुरुस्त हैं। अब मैं कुछ सही जो होगा ना उसे गलत भी करूँगा एक आध को, जैसा कि कहते हैं which EC directive standardize the form of accounts to which financial report for external users। अब मैं इसे गलत करूँगा, इधर मैं कर देता हूँ 8th, ठीक है जी, तो आप देखें ये गलत है, वैसे आई थिंक सो कि ये 4th है, तो मैंने खुद गलत किया, देखें साथ ही उसने शो कर दिया कि ये गलत है। फिर उसके बाद देखें द अकाउंट फॉर्मेट दैट डिस्प्लेज डेबिट क्रेडिट बैलेंस एंड हेडिंग्स, कहता है कोई भी अकाउंट का ऐसा फॉर्मेट जिसमें किसी चीज़ का डेबिट भी ज़ाहिर किया जाए, क्रेडिट भी ज़ाहिर किया जाए और उसका बैलेंस जो बकाया है वो भी ज़ाहिर किया जाए, उसे हम कहते हैं टी अकाउंट, ठीक है, क्या बोलते हैं, टी अकाउंट भी कहते हैं और जर्नल लेजर भी कहते हैं, जर्नल लेजर भी कहते हैं, टी अकाउंट्स ही बोलते हैं बिल्कुल इसे। फिर उसके बाद आ गया अ लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंडिकेट्स, कहता है ये जो लो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ओवर इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, बोथ ए एंड बी, ये दोनों आ जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो इसके साथ ही ये आज का जो लेक्चर है तकरीबन 13 मिनट का ये लेक्चर बना है, तो 30 MCQs मैंने आपको करवाए हैं, यानी अकाउंटिंग का जो पेपर है आपको वो इस फॉर्मेट में आपको आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, खुदा हाफिज़।